हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं अब्राहम सिल्बर्शियस, पीटर बियर गेल्विन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। हमारा चैप्टर था 11, जिसमें हमने 11.4 तक के टॉपिक कवर किए थे। अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट। जनरली उसके आगे की वीडियो है। ठीक है, आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेवरल एस्पेक्ट के लिए, लाइक स्टोरेज हो गया, मैनेजमेंट है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ डिराइव फॉर्मेटिंग, पार्टीशनिंग एंड वॉल्यूम, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक न्यू स्टोरेज अगर मतलब डिवाइस में होती है तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होती है। ठीक है, इट्स जस्ट प्लेटर ऑफ मैग्नेटिक, है ना, रिकॉर्डिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अभी जो ऊपर स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल होता है, मैग्नेटिक होती है, प्लेटर होती है। इन सब नाम से या इन सब कीवर्ड से आप परिचित हैं। ठीक है, सो बिफोर अ स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर डेटा, इट मस्ट डिवाइड इनटू द सेक्टर। हमने पढ़ा है ट्रैक्स एंड सेक्टर दैट कंट्रोल टू रीड और राइट नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पेजेस बी इनिशियलाइज्ड एंड एफटीएल क्रिएटेड। ठीक है, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे और हम एफटीएल क्रिएट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लो लेवल फॉर्मेटिंग या फिजिकल फॉर्मेटिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बट जनरली हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, लो लेवल फॉर्मेटिंग या फिजिकल फॉर्मेटिंग। कि जब हमारी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना है हमें डेटा, तो हम उसको डिफरेंट सेक्टर्स में स्टोर करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसके डेटा को, है ना, और हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के पेजेस को इनिशियलाइज करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लो लेवल फॉर्मेटिंग। ठीक है, जनरली कीवर्ड्स हैं छोटे छोटे। अब फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, पार्टीशनिंग, ऑब्वियसली, है ना, द डिवाइस इनटू द वन और मोर ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स या पेजेस में हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ट्रीट ईच पार्टीशन थ्रू इट वाज सेपरेटेड डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक पार्टीशन को कैसे ट्रीट करता है, इट्स लाइक सेपरेट डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते, इट्स लाइक देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकती है जिस टाइप की, लाइक etc हैश etc ft सेप्ट, है ना, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं एक टाइप का। अब माउंटिंग क्या होता है, तो देखो जनरली डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि माउंटिंग क्या होता है। तो सिस्टम इज मेकिंग द फाइल सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज बाय सिस्टम्स एंड इट्स यूजर। ठीक है, सिस्टम फाइल सिस्टम्स को इस तरीके से बनाना कि वो सिस्टम के लिए यूजेबल हो, है, या फिर वो यूजर्स के लिए यूजेबल हो। तो हम अगर उसको इस टाइप से बनाते हैं कि वो यूजर के लिए अवेलेबल हो, है ना, यूज करने के लिए हो, तो उसको हम माउंटिंग कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप थी पार्टीशनिंग, सेकंड स्टेप है वॉल्यूम क्रिएशन। ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट करना, मैनेज करना। दिस स्टेप इज इम्प्लीसिट व्हेन ए फाइल सिस्टम इज प्लेस्ड डायरेक्टली विद द पार्टीशन। क्या बोल रहा है कि जब आप स्टेप को फॉलो करते हो इम्प्लीसिटली, इम्प्लीसिटली मतलब इंटरनली। ठीक है, व्हेन अ फाइल इज प्लेस्ड डायरेक्टली विद द पार्टीशनिंग, है ना, हम इसको फाइल को डायरेक्टली प्लेस कर देंगे पार्टीशनिंग में। जब वॉल्यूम इज रेडी टू माउंटेन एंड यूज, अब वॉल्यूम रेडी है, हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप आती है लॉजिकल फॉर्मेटिंग, आपने पढ़ी है इसकी डेफिनेशन, और क्रिएशन ऑफ फाइल। हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करता है इनिशियली एक फाइल सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर, है ना, डिवाइस पे। ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, मैप्स होता है, लाइक फ्री एलोकेटेड स्पेस होती है, या इनिशियल एम्प्टी डायरेक्टरी। तो लॉजिकल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि भाई हमको मतलब जो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हम कैसे फ्री मेमोरी में एलोकेट हमारी जो डेटा एलोकेट करेंगे, इनिशियल एम्प्टी की डायरेक्टरी कहाँ पर है। तो ये सब लॉजिकल फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या थी, पार्टीशनिंग, सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, वॉल्यूम, और थर्ड स्टेप थी लॉजिकल फॉर्मेटिंग। ठीक है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी मोस्ट ऑफ द फाइल सिस्टम ग्रुप ब्लॉक टुगेदर इनटू द लार्ज चंक्स इज कॉल्ड द क्लस्टर, है ना। हम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो ग्रुप्स होते हैं हम उसको एक बड़े चंक्स में जोड़ देते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स का बड़े से ग्रुप में टुगेदर कर दोगे तो वो चंक्स कहलाएगा, और उसको हम जनरली क्लस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो कह सकती हूँ मैं कि सब पार्ट्स ऑफ चंक्स इज कॉल्ड द क्लस्टर। ठीक है, मतलब या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ चंक्स इज कॉल्ड अ क्लस्टर।
Some operating system give special programs to ability use of partition as a large sequential area of logical block. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम अगर यहाँ पर बोल सकते हैं एक प्रकार का स्पेशल प्रोग्राम होता है जो एक लार्ज सिक्वेंशियल अरे के लिए यूज किया जाता है बिना फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर की, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत सारे जो सिक्वेंशियल फाइल्स एरे भी यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फाइल सिस्टम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दिस एरे समटाइम्स कॉल्ड द रॉ डिस्क, इसको हम रॉ डिस्क भी कहते हैं और यहीं से आपकी रॉ डिस्क की डेफिनेशन बनती है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बूट ब्लॉक, ठीक है। सो व्हाट इज द बूट ब्लॉक? कंप्यूटर स्टार्टेड रनिंग फॉर इंस्टेंस व्हेन अ पावर्ड अप और रिबूटेड इट मस्ट इनिशियल प्रोग्राम टू रन, है ना। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, पावर अप करते हो, रिबूट होता है, वो इनिशियल प्रोग्राम से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द बूट ब्लॉक। मतलब बूटिंग होती है ना, बूटिंग प्रोसेस। इनिशियली जो बूट स्टेप लोडर होता है वो टेंड्स टू बी सिंपल, वही सारा काम करता है। जो बूट स्टेम या बूट ब्लॉक जो मतलब बूट स्टेम लोडर जो होता है वो सारा हमारा जो प्रोग्राम है जो फर्मवेयर में होता है उसको हमारी मेन मेमोरी में अपलोड करता है, उसको हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। फुल बूट स्ट्रैम प्रोग्राम्स स्टोर्ड बूट ब्लॉक्स एट द फिक्स लोकेशन ऑन द डिवाइस। ऑब्वियसली वो एक फिक्स लोकेशन में होता है ताकि जैसे ही हम हमारे पीसी या कंप्यूटर जो भी ऑन करेंगे, है ना, तो वहां पर क्या होगा वो उसको फाइंड आउट करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अ डिवाइस दैट इज बूट पार्टीशन इज कॉल्ड द बूट डिस्क और सिस्टम डिस्क। जो डिवाइस बूट पार्टीशनिंग करता है उसको हम बूट डिस्क भी बोल सकते हैं या सिस्टम डिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज अलाउ अ ड्राइव टू डिवाइडेड इनटू पार्टीशन। जब आप विंडोज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। वन पार्टीशन को हम बूट पार्टीशन कहते हैं, ठीक है, जहां पर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ठीक है। बूट पार्टीशनिंग में दो चीजें होती है विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर। विंडोज सिस्टम प्लेस इट्स बूट कोड। विंडोज सिस्टम के पास अपना एक बूट कोड होता है जहां पर फर्स्ट लॉजिकल ब्लॉक ऑन अ हार्ड डिस्क, ठीक है, या फिर फर्स्ट पेज ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस। जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ब्लॉक, मास्टर बूट ब्लॉक, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। एमबीआर आपने सुना होगा। बूटिंग बिगिंस बाय रनिंग कोड दिस रेसिडेंट इन द सिस्टम फर्मवेयर। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब हम बूटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो फर्मवेयर में होता है जहां पर हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो इनिशियली रन करते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो हमारे सिस्टम को चालू करने का काम करती बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। Once the system identifies the boot partition, it reads the first sector's page from the partition is called a boot sector, ठीक है। तो ये कहाँ से पढ़ती है, बूट सेक्टर वाले से, ठीक है। Which direct to it kernel, जिसको कौन डायरेक्ट करता है, कर्नल, ठीक है। इट कंटिन्यूज विद द रिमाइंडर ऑफ बूट प्रोसेस विल इंक्लूड लोडिंग वेरियस सब सिस्टम्स एंड सिस्टम सर्विसेज। ये कंटिन्यू करती है बाकी की जो भी बूट प्रोसेस होती है जिसके अंदर जैसे कि सब सिस्टम या सिस्टम सर्विसेज आ जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और एक बहुत बड़ा वर्क करता है। अब बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो दिखती है कि भाई 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 1 मिनट की है, लेकिन उसमें अपने आप में सारा काम बूटिंग का होता है, ठीक है। अब बेड ब्लॉक क्या होता है, बेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो बिकॉज अगर हम बात करें कि जो डिस्क में कोई मूविंग पार्ट्स होते हैं एंड सम टॉलरेंस होते हैं, तो इसीलिए हम वहां पर क्या होता है कि प्रॉन टू फेल्यूर, यानी फेल्यूर होने के ज्यादा चांस होते हैं। समटाइम्स फेल्यूर इज कंप्लीट, कभी कभी फेल्यूर कंप्लीट हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमें डिस्क को रिप्लेस करना पड़ता है और उसके कंटेंट को क्या करना पड़ता है, बैकअप, मतलब उसका कंटेंट का बैकअप लेना पड़ता है, ठीक है, नई डिस्क में। सो एक या एक से ज्यादा सेक्टर भी डिफेक्ट हो सकते हैं, है ना, इसीलिए हम, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स है ना। मोस्ट डिस्क एवन कम फैक्ट्री विथ बेड ब्लॉक, है ना, और कुछ कुछ डिस्क जो होती है वो हो सकता है बेड ब्लॉक, मतलब फैक्ट्री से ही मतलब खराब है तो हम उसको बेड ब्लॉक कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द डिस्क एंड कंट्रोलर इन यूज द ब्लॉक आर हैंडल्ड वेराइटी ऑफ द वेरियस। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम हो सकता है कि हमारे पास आने के बाद वो करप्ट हुआ, या फिर हो सकता है कि वो फैक्ट्री से ही करप्ट है, तो एक ब्लॉक जो है वो डिफरेंट ब्लॉक को भी खराब कर सकता है। तो हमारे लिए वो चीज जरूरी है कि हम उसको रिप्लेस करें, है ना। और जो फैक्ट्री से ही डिस्क आता है अगर वो खराब आता है तो उसको हम बेड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। द कंट्रोलर कैन बी टोल्ड रिप्लेस ईच बेड सेक्टर लॉजिकली
विथ वन स्पेयर सेक्टर, दिस इज नॉन सेक्टर स्पैरिंग और फॉरवर्डिंग। जो कंट्रोलर होता है वो जो बोलता है कि कौन से सेक्टर को हमें रिप्लेस करना है लॉजिकली, या है ना किसके साथ हम स्पेयर सेक्टर्स कह सकते हैं। स्पेयर मतलब अपन बोलते हैं ना, स्पेयर करना मतलब ढूंढना, तो वही चीज हो रही। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्टर को स्पैरिंग करना या फिर फॉरवर्डिंग करना। तो देखो सेक्टर स्पैरिंग में तो नाम से स्पष्ट दिख रहा है, तो दैट्स वाई कि वो शायद ये वर्ड ना पूछे, बट फॉरवर्डिंग वो पूछ सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन अल्टरनेटिव अप्रोच है सेक्टर स्पैरिंग की। सेक्टर स्पैरिंग समझना है, स्पैर करना मतलब ढूंढना, जासूसी करना है, पता करना कि मतलब कौन सा सेक्टर खराब है जिसको हमें रिप्लेस करना है। सम कंट्रोलर कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू रिप्लेस द बैड ब्लॉक बाय सेक्टर स्लीपिंग। अब एक अप्रोच तो ये हो गई, लेकिन दूसरी अप्रोच क्या है कि कुछ कंट्रोलर होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं किसके द्वारा, सेक्टर स्लीपिंग के द्वारा। ठीक है, तो सेक्टर स्लीपिंग के द्वारा वो उसे बेड ब्लॉक को रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, विच इज स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, हम स्वैप स्पेस मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं आप जानते हैं, इट इज रिगार्डिंग द पेजिंग। ठीक है, स्वैपिंग अब समझ सकते हैं ना कि हम स्वैपिंग क्या होता है, तो उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। स्वैपिंग वाज अ फर्स्ट प्रेजेंटेशन, हमने देख लिया है ऑलरेडी कि इंटायर जो प्रोसेस है उसको हम सेकेंडरी और मेन मेमोरी के बीच में मतलब उसको हम कह सकते हैं कि हम मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो समटाइम्स क्या होता है, अब हम क्या करते हैं कि स्वैपिंग और पेजिंग को एक ही इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, है ना, कह सकते हैं कि स्वैपिंग और पेजिंग अपने आप में एक जैसी चीज है, रिफ्लेक्टिंग द मर्जिंग ऑफ दिस टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट इज अनदर लो लेवल टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि यहाँ पर ये लो लेवल पे काम करता है। वर्चुअल मेमोरी किस टाइप की मेमोरी, इस टाइप इट्स लाइक अ सेकेंडरी स्टोरेज, बट इट इज एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। यानी यूजर को ऐसा लगता है कि भाई उसके पास इतनी मेन मेमोरी है कि वो कितनी यूज कर ले खत्म नहीं होगी। ठीक है, सिंस ड्राइव एक्सेस एज अ मच स्लोअर द मेन मेमोरी एक्सेस। ठीक है, सो डिराइव क्या करता है, वो इतना स्लो होता है मेन मेमोरी से, इसीलिए हम उसको स्वैप यूजिंग स्पेसिफिकेशन डिक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वैप स्पेस होता है वो परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, मेन गोल क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वैप स्पेस का, कि थ्रोपुट है ना, बेस्ट थ्रोपुट हमें मिले। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम का हम यूज करते हैं क्योंकि मेन मेमोरी हमारे पास इतनी इनफ नहीं होती है। वही मैं वर्चुअल मेमोरी की बात करूँ तो वो हमारे पास इनफ होती है, तो हम उससे इजीली स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू स्वैप स्पेस यूज, हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो स्वैप स्पेस यूज को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी मैनेजमेंट के, हाउ वी मैनेज द मेमोरीज। ठीक है, एंटायर प्रोसेस एन इमेज इंक्लूडिंग कोड और डेटा सेगमेंट, है ना, मान लो कि हमने स्वैप स्पेस में एक प्रोसेस होल्ड कर रखी है, तो वहां पर कोड या डेटा सेगमेंट होंगे। अब पेजिंग सिंपली क्या करेगा, स्टोर करेगा पेजेस को दैट हैव पुश्ड आउट ऑफ द मेन मेमोरी। पेजिंग में हम क्या करते हैं, हमारे जो पेजेस होते हैं हम उसको पुश करते हैं मेन मेमोरी में। अमाउंट ऑफ स्वैप स्पेस नीडेड टू सिस्टम कैन देयरफॉर वेरी ऑफ few megabytes of disk space to gigabyte depending on the amount of physical memory। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम स्वैप स्पेस की बात करते हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई, मेगाबाइट और गीगाबाइट, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास फिजिकल मेमोरी कितनी अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उस पर स्वैप कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास उतनी अमाउंट ऑफ मेमोरी है ही नहीं जितनी अमाउंट ऑफ मेरी प्रोसेस है, ठीक है, वो उससे ग्रेटर है, तो फिर आप उसको कैसे मूव कर सकते हो, कैसे स्वैप करोगे, है ना, दैट इज द क्वेश्चन बिलोंग इट। अब देखो अमाउंट ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेकिंग, कुछ जो क्या बोल सकते हैं हम कि हमारे पास जो वर्चुअल मेमोरी की जो अमाउंट ऑफ होती है, तो वे टू वर्चुअल मेमोरी, उस जगह हम क्या करेंगे वर्चुअल मेमोरी का यूज करेंगे, क्योंकि फिजिकल मेमोरी इज नॉट इनफ, है ना, हम जानते हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, एक्सपेंसेस होती है ना, तो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम स्वैप स्पेस की लोकेशन, भाई हमको पता है, हमने तरीके देख लिए कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब दो प्लेसेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैरिड आउट ऑन नॉर्मल फाइल सिस्टम और इट कैन बी सेपरेटेड पार्टीशन। ठीक है, इट कैन बी कर्ड आउट ऑफ द नॉर्मल सिस्टम या फिर सेपरेटेड पार्टीशन। स्वैप स्पेस सिंपली क्या कर सकते हैं, एक लार्ज फाइल विद इन अ फाइल सिस्टम या नॉर्मल फाइल सिस्टम कैन बी यूज टू क्रिएट इट, नेम इट और एलोकेट स्पेस। ठीक है, तो देखो लोकेशन से मतलब फाइंड आउट करना क्या है भाई, कि वो कौन सी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है। स्वैप स्पेस कैन बी क्रिएटेड इन द सेपरेट रो पार्टीशन फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्लेस इन द स्पेस। अल्टरनेटिवली अगर मैं स्वैप स्पेस की बात करूं
इट कैन बी क्रिएटेड इन द सेपरेट रो पार्टीशन, ये एक सेपरेट रो पार्टीशन क्रिएट करती है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइक नो फाइल सिस्टम, नो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, ठीक है। रो पार्टीशनिंग अप्रोच फिक्स करती है अमाउंट ऑफ स्पेस ड्यूरिंग द डिस्क पार्टीशनिंग, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रो पार्टीशनिंग अप्रोच जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्वैप स्पेस को फिक्स करती है, किसके दौरान, डिस्क पार्टीशनिंग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। अकॉर्डिंग मोर स्पेस रिक्वायर आइदर रिपार्टीशनिंग डिवाइसेस और अदर फाइल पार्टीशनिंग या डिस्ट्रॉइंग देम। तो क्या बोल रहा है कि देखो, अगर हम यहाँ पे देखें कि जब हम रो पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं या रो पार्टीशनिंग जो अप्रोच की यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करें, एक स्वैप स्पेस करेंगे लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में, और किसके थ्रू, किसके दौरान, डिस्क पार्टीशनिंग। अब हम एक और स्वैप अगर हमें जरूरत है तो हम रीपार्टीशनिंग कर देंगे, और या फिर हम क्या करेंगे, एडिंग अनदर स्वैप एल्सवेयर, और फिर हम या तो फिर उस स्वैप स्पेस को कहीं और रखेंगे। अगर हमारे पास स्पेस होगी तो ही हम रख पाएंगे, अदरवाइज है ना, हमको कहीं और उसको ही रखना पड़ेगा। सो दैट इज अबाउट द लोकेशंस ऑफ द स्वैप स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, छोटा सा, नॉट द बिग अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है, बट जितना हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है हम उतना पढ़ेंगे। हाउ स्वैप स्पेस इज यूज्ड, द फॉलोइंग इवैल्यूएशन, स्वैपिंग और पेजिंग हमने देखा यूनिक्स सिस्टम्स में। ट्रेडिशनल यूनिक्स कर्नल्स स्टार्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वैपिंग्स दैट कॉपी एंटायर प्रोसेस कंटिन्यूस डिस्क प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी। हमने देखा जब ट्रेडिशनल यूनिक्स कर्नल की बात करते हैं तो वहां पर हम जब स्वैपिंग को इम्प्लीमेंट करते थे तब वो क्या करता था कि एंटायर प्रोसेस को कॉपी करता था, ठीक है, कहाँ पर, डिस्क रीजन में या फिर मेमोरी में। It is more efficient to reread pages from the file system than write it space then reread फ्रॉम देयर। तो ये मोर एफिशिएंट है एक फाइल सिस्टम से एक पेज को पढ़ना, राइट करना, है ना, थोड़ा सा। क्योंकि देखो अगर आपके पास ऑलरेडी वो है ना, और आपको उसकी नीड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन आपके पास नहीं है और जब आपको जरूरत है तो आप उसको स्वैप कर लो ना, तो इसीलिए वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है। स्वैप स्पेस इज ओनली एज अ बेकिंग स्टोर, आप जानते हैं, पेजेस ऑफ एनोनिमस मेमोरी, पेजेस जो होती है वो एनोनिमस मेमोरी में स्टोर की जाती है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि देखो अगर वो पेज हमारे लिए यूज में नहीं आ रहा है तो वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। दैट इज वाई कि हम उसको एक बेकिंग स्टोर में रखेंगे जहां पर हमारे लिए जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेड लेवल, है ना। तो ये आपका टॉपिक है यूजीसी नेट का रेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, वैसे इसमें बहुत ज्यादा डीप में दिया हुआ है, बट देखो अगर हमको पढ़ना है तो हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। जिनका जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स है तो वहां पर अगर आपसे रेड स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो सिर्फ आप लेवल बाय लेवल नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा सा उसके बारे में डीपली लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो समझ लेते हैं। तो अब हम सेटअप ऑफर्स की बात करते हैं कि सेटअप ऑफर द पोटेंशियल ऑफ इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी डेटा स्टोरेज, क्योंकि जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन द मल्टीपल डिवाइसेस। क्या बोल रहे हैं कि जब आप अगर आपको रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना है भाई, क्योंकि हमारी जो स्टोरेज है, हमारा जो डेटा है वो अलग अलग मल्टीपल डिवाइस में स्टोर किया गया है, तो फिर अगर हम एक डिराइव में फेल हो जाएगा तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये इसका रिलायबिलिटी का परफॉर्मेंस है कि भाई देखो अगर मान लो कि मैंने सिर्फ एक ही जगह स्टोर करके रखा मेरा डेटा, और अगर वो लॉस हो गया या उस पर कुछ क्रैश हो गया तो मेरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो हम उसको कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे, मल्टीपल डिराइव्स में, ठीक है। A variety of disk organization technique collectively redundant arrays of independent disk, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, बहुत सारे लोगों को आज तक इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है ना। तो redundant array of independent disk that is called the RAID structure, ठीक है। सो ये एक ऐसी जो क्राइटेरिया है इसका कि भाई हम अपने जो डेटा को डिफरेंट मल्टीपल डिवाइस में रख सकते हैं, आर कॉमनली यूज टू एड्रेस द परफॉर्मेंस ऑफ द रिलायबिलिटी इशू। इसको हमने किस लिए एड्रेस किया है, ये किस लिए अवेलेबल कराया गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ द रिलायबिलिटी, ठीक है। RAID composed of small cheap disk were used as a cost effective alternate to large expensive disk, है ना। पहले के टाइम पे जब RAID को कंपोज किया गया था तो एक छोटे से डिस्क के रूप में या कोस्ट के इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा महंगा पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे जो RAID की बात करते हैं तो ये हायर रिलायबिलिटी देता है, हायर डेटा ट्रांसफर रेट देता है ना। जबकि क्योंकि इकोनॉमिकल रीजन की वजह, क्योंकि हमारे पास आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, Hence, I in a RAID which once stood for inexpensive now stand independent। मतलब जो I है RAID में वो क्या स्टैंड कर रहा है,
इनएक्सपेंसिव पहले के टाइम पे, लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं उसको, इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ बाय रिडंडेंसी। ठीक है, हम रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे किसके साथ, रिडंडेंसी के साथ। तो अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट रिलायबिलिटी ऑफ HDD है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, द चांस ऑफ सम डिस्क आउट ऑफ सेट एन डिस्क विल फेल इज मच ग्रेटर देन चांस ऑफ स्पेसिफिक सिंगल विल फेल। देखो अगर हमारे पास एन डिस्क होगा तो उसमें फेल होने के ज्यादा चांस है या एक को फेल होने के चांस है। अगर एक फेल होता है, मतलब मैं मानती हूँ कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एन डिस्क फेल होने के ज्यादा चांस है किससे, एक डिस्क से। हम एक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, लेकिन हमको अगर हम एन डिस्क को प्रोवाइड करेंगे तो अगर मान लो कि बहुत सारे फेल हो गए तो उस कंडीशन में हम एक चीज यूज करते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ वी स्टोर ओनली वन कॉपी ऑफ डेटा इच फेल्यूर्स विल रिजल्ट इन लॉस। अगर हम एक ही डेटा स्टोर करेंगे तो अगर वो फेल हो गया बाय चांस तो फिर वहां पर क्या होगा कि हायर रेट ऑफ डेटा लॉस इज अनएक्सेप्टेबल, जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर हमने मल्टीपल जगह स्टोर भी कर लिया है और अगर उनमें से एक दो लॉस भी हो गए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसका बैकअप है। Solution of this problem is reliability to introduce redundancy. ठीक है, some extra information that is not normally needed but can use to event of disk failure to rebuild the lost information. Lost information को rebuild करने के लिए हम redundancy का use कर सकते हैं। Simply definition है ना, not more than enough. अब देखो simplest approach है जहां पर आप redundancy को वो कर सकते हो कि आप डुप्लीकेट डिराइव रखो, हर एक डिराइव में डुप्लीकेट डेटा रखोगे। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, मिररिंग, है ना। और ये लेवल 1 की टेक्निक है, 0 लेवल पे स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिररिंग। इसमें हम डुप्लीकेसी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम मिररिंग की तो लॉजिकल डिस्क के दो पार्ट होते हैं। टू फिजिकल ड्राइव्स एवरी राइट इज कैरिड आउट ऑफ बोथ ड्राइव्स, है ना। और जब राइट करोगे तो दोनों ड्राइव का यूज करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर्ड वॉल्यूम। ठीक है, जब हम MTBF यानी मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर की बात करते हैं मिरर्ड वॉल्यूम में, तो जब हमारा डेटा फेल होगा, वेयर फेल्यूर ऑफ इज लॉस ऑफ डेटा डिपेंड ऑन टू फैक्टर। कौन कौन सा, MTBF और MTDF, है ना। MTDF यानी कि देखो MTBF मतलब मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव, और अदर क्या हो जाएगा, मीन टाइम टू रिपेयर, है ना। तो ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, आपने शायद इसके जो न्यूमेरिकल्स भी देखे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस बाय पैरेललिज्म, है ना। हम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे किसके थ्रू, पैरेललिज्म के थ्रू। तो जब हम मल्टीपल डिराइव की बात करते हैं तो वो इंप्रूव करता है ट्रांसफर रेट एज वेल एज स्ट्रिपिंग डेटा लॉस ऑफ डिराइव्स, है ना। हम अगर हमको ट्रांसफर रेट को इम्प्रूव करना है तो हम स्ट्रिपिंग का यूज करेंगे। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म डेटा स्ट्रिपिंग ऑफ स्प्लिटिंग द बिट ऑफ ईच बाइट अक्रॉस द मल्टीपल ड्राइव्स। हम क्या करेंगे, हमारे जो मल्टीपल ड्राइव्स हैं उसको हम स्प्लिट करेंगे डिफरेंट बाइट्स में, सच एज स्प्लिटिंग या फिर बिट लेवल स्ट्रिपिंग भी हम इसको बोलते हैं। दिस इज द लेवल 1, है ना। ठीक है, या आप इसको लेवल 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, इन ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग, अब देखो बिट लेवल मतलब क्या होता है, तो बिट लेवल हमने देखा ये बिट लेवल है, ठीक है, और ये क्या है, ब्लॉक लेवल है। तो ये चीज दोनों अलग अलग चीजें ध्यान रखना। ब्लॉक ऑफ फाइल आर स्ट्रिप्ड अक्रॉस द मल्टीपल ड्राइव्स विद एन ड्राइव, है ना, क्योंकि हमारे पास एन ड्राइव्स होंगे और आई ऑफ फाइल गोज टू डिराइव आई मोड n+1। हम किसके थ्रू डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू। अदर लेवल ऑफ स्ट्रिपिंग जैसे कि बाइट ऑफ सेक्टर्स या सेक्टर ऑफ ब्लॉक ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग जो हम पढ़ रहे हैं इट इज वेरी कॉमन अवेलेबल स्ट्रिपिंग, है ना, जहां पर आप पैरेललिज्म स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू स्ट्रिपिंग, जहां पर आपके दो मेन गोल होंगे, क्या, थ्रूपुट को इंक्रीज करना विथ किसके साथ, मल्टीपल स्मॉल एक्सेस के साथ, बाय लोड बैलेंसिंग, और रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द लार्जर एक्सेस। ये दोनों ही हमारे CPU के लिए IMP है। ठीक है, अब थर्ड जो अप्रोच आती है विच इज रेड लेवल, जो हमने अभी स्ट्रिपिंग और मिररिंग, डुप्लीकेसी, ये सारी चीजें देखी हैं, हम इसको लेवल बाय लेवल समझेंगे। मिररिंग प्रोवाइड करता है हाई रिलायबिलिटी बट इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, वो हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि हम उसमें डुप्लीकेसी कर रहे हैं, बट एक्सपेंसिव है। स्ट्रिपिंग प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसफर रेट बट नॉट इम्प्रूव द रिलायबिलिटी।
स्ट्रिपिंग जो है वो हाई लेवल डेटा ट्रांसफर तो करता है बट रिलायबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करता है। तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। न्यूमेरिस स्कीम टू प्रोवाइड द रिडंडेंसी एट द लोअर कॉस्ट यूजिंग डिस्क स्ट्रिपिंग कंबाइन। हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं एकदम कम कॉस्ट में, किसका यूज करके, डिस्क स्ट्रिपिंग कंबाइन विथ पैरिटी बिट। ठीक है, दिस स्कीम हैव अ कॉस्ट परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ क्लासिफाइड रेड लेवल्स। अगर हम एक को यूज कर रहे हैं तो हमारी बाकी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, तो हमने क्या करा, सभी को लेवल्स में डिवाइड कर दिया और इन सभी लेवल्स को हम हमारे सीपीयू को प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, रेड लेवल कहलाएगा और रेड लेवल हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को परफेक्ट करेगा। देखो, सबसे पहला आता है हमारा नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग। ठीक है, रेड लेवल 0 पे। फर्स्ट पे आता है हमारा मिरर्ड डिस्क, इसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेकेंड पे आता है हमारे पास स्ट्रिपिंग, है ना, आपको पता होना चाहिए, स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं इसको। थर्ड पे आता है हमारा बिट लेवल, है ना, बिट लेवल स्ट्रिपिंग। फोर्थ पे आता है रेड लेवल 4 है ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी। फिफ्थ पे आता है ब्लॉक इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, तो ये आपको याद होना चाहिए। सिक्स पे आता है PQ रिडंडेंसी, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, रेड लेवल 0 जो हमने देखा, जिसमें हम डिराइव्ड एरे स्ट्रिपिंग एट द लेवल ऑफ ब्लॉक बट विदाउट एनी रिडंडेंसी, है ना, हम स्ट्रिपिंग तो कर रहे हैं बट बिना किसी रिडंडेंसी के। लेवल 1 की बात करते हैं, जहां पर आप मिररिंग या डुप्लीकेसी कर रहे हो। ठीक है, रेड लेवल 4 की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेमोरी स्टाइल एरर करेक्टिंग ECC भी करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ECC हम रेड लेवल 4 में कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, रिमेंबर इट। रेड लेवल 4 आर एक्चुअली करेक्ट द एरर, है ना, एक्चुअली वो एरर को करेक्ट करता है थ्रू देयर आर ओनली ECC ब्लॉक्स। ठीक है, रेड लेवल 5 क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक इंटरलीव डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी का यूज करता है फ्रॉम 4, लेवल 4 से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है ना, जहां पर n+1 डिराइव होते हैं और ये n डिराइव स्टोर करता है 1। क्या है ये, जो 1 है ये पैरिटी है। ठीक है, तो पैरिटी के लिए हम 1 यूज करते हैं। रेड लेवल 6 की बात करते हैं, रेड लेवल 6 इज ऑल्सो P+Q रिडंडेंसी स्कीम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इट इज लाइक अ रेड लेवल 5 बट स्टोर एक्स्ट्रा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, तो लेवल बाय लेवल ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टू गॉड अगेंस्ट द मल्टीपल डिराइव फेल्यूर, अगर मल्टीपल डिराइव फेल्यूर हो गए तो उससे प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। इंस्टेंट ऑफ पैरिटी एरर करेक्टिंग कोड सच एज गैलियोस मैथ आर यूज्ड टू कैलकुलेट। ठीक है, कौन सी मेथड यूज करते हैं, गैलियोस मैथ। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल रेड लेवल 6, जहां पर आपको पता है कि हम अगर यूज करते हैं 2 लॉजिकल पैरिटी, रोज और कॉलम, है ना, तो 6 में आपको 2 चीजें पढ़नी है, याद रखना, रोज एंड कॉलम। बाय यूजिंग ब्लॉक्स इन एनी दिस ऑफ लोकेशन, अगर हमारे पास मल्टीपल फेल्यूर भी हो जाता है तो उस कंडीशन में हम पैरिटी बिट्स को की लोकेशन चेक करके पता कर सकते हैं। रेड लेवल 0+1 या 1+0 क्या है, तो रेड लेवल 0+1 जो है वो रेफर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, जहां पर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइडेशन मिलेगा और रिलायबिलिटी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें 0+1 जो है वो आर स्ट्रिप्ड, क्योंकि हमने पढ़ा है 0 जो है वो विदाउट रिडंडेंसी होता है, 1 जो है स्ट्रिप्ड या मिररिंग करता है। ठीक है, तो स्ट्रिप इज मिरर्ड विद अनदर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारा था 0 और 1, अब दोनों में डिफरेंस बता रहा है 0 और 1, तो ये 0 1 था, अब हम पढ़ेंगे 1 0। ठीक है, तो 1 0 डिराइव्स एज अ मिरर्ड पेयर रिजल्टिंग द मिरर पेयर आर स्ट्रिप, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अगर पूछे तो हम किसकी बात करते हैं, स्ट्रिप्ड की बात करते हैं, और अगर 1+0 तो मिरर की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग देयर, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर ही होता है। स्नैपशॉट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्नैपशॉट एक व्यू है फाइल सिस्टम का, जहां पर लास्ट अपडेट टुक प्लेस, है ना, जहां पर जो लास्ट अपडेट हुआ है वो हम, जैसे कि स्नैपचैट क्या होता है, तो स्नैपचैट क्यों यूज करते हैं, जब हम लास्ट कहाँ पर अपडेट थे, जहां पर हम थे वहां पर अपनी लोकेशन आती है, वहां का हम फोटो डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द स्नैपचैट। स्नैपशॉट मतलब क्या, कि जहां पर लास्ट अपडेट हुआ हो। ठीक है, रेप्लीकेशन इन्वॉल्व द ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन, है ना, जो खुद से डुप्लीकेसी बनाए उसको हम रेप्लीकेशन बोल सकते हैं। राइट बिटवीन द सेपरेट साइट ऑफ रिडंडेंसी एंड डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, तो ये रिडंडेंसी खुद से करेगी और डिजास्टर रिकवरी करेगी। ठीक है, अदर एस्पेक्ट की बात करते हैं, रेड लेवल इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर हॉट स्पेयर डिराइव्ड की बात करते हैं। अब व्हाट इज द हॉट स्पेयर, हॉट स्पेयर इज नॉट द डेटा बट इट कॉन्फ़िगर टू यूज द रिप्लेसमेंट ऑफ डिराइव्ड फेल्यूर, हमारा डिराइव फेल्यूर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हॉट स्पेयर का यूज करेंगे। ठीक है,
अब आप जान सकते हो कि सिलेक्ट कैसे करेंगे हम रेड लेवल को। तो जनरली आप जानते हैं कि रीबिल्ड करना रेड लेवल 1 का काम है, ठीक है। कॉपी करना अनदर डिराइव में। रीबिल्ड के टाइम पे कैन बी ओवर्स फॉर रेड लेवल 5। अगर हम रेड लेवल 5 तक पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे ओवर्स या टाइम लग सकता है। रीबिल्ड फॉर लार्ज डिराइव, क्योंकि वहां पर बहुत सारी डिराइव्स होती हैं। रेड लेवल 0 किसके लिए यूज करते हैं? हाई परफॉर्मेंस के लिए। बट डेटा लॉस इज नॉट क्रिटिकल, ठीक है। डेटा लॉस के लिए ये प्रोटेक्टेड नहीं है। लेवल 1 की बात करते हैं तो पॉपुलर एप्लीकेशन है जहां पर हाई रिलायबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, फास्ट रिकवरी। देखो सबके अपने अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ये चीज। 0, 1 और 1, 0 हमने पढ़ा है जहां पर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। 1 इज हाई स्पेस ओवरहेडेड लेवल। जो रेड लेवल 5 है वो स्टोरिंग मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब 5 जो है वो जनरली वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, मतलब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं डेटा। रेड लेवल 6 जो है मल्टी डायमेंशनल होता है जहां पर आप कॉमन फॉर्मेट यूज करते हो स्टोरेज एरे के। तो 0 मतलब स्ट्रिपिंग और 1, 0 मतलब मिररिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक्सटेंशंस तो आप जानते हैं कि हम जनरली कुछ भी बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशंस करते हैं। तो रेड लेवल हैव आल्सो जनरलाइज्ड अदर स्टोरेज, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके लिए भी यूज करते हैं, लाइक हो गया एरे ऑफ टेप्स, ब्रॉडकास्ट ऑफ द डेटा वायरलेस सिस्टम। तो आज के टाइम पे ये इसका एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, ठीक है। कॉमनली टेप ड्राइव जो रोबोटिंग होते हैं उसमें मल्टीपल टेप ड्राइव होते हैं और ऑल डिराइव्स आर इंक्रीज द थ्रूपुट एंड डिक्रीज द बैकअप टाइम, ठीक है। सो दिस इज वी वांट, है ना। दिस इज द थिंग दैट वी वांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम विथ रेड। अब रेड लेवल पढ़ लिया है भाई, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसके साथ? तो रेड लेवल डज नॉट ऑलवेज इंश्योर कि डेटा इज अवेलेबल इन द फॉर यूजर, ठीक है। क्योंकि मान लो कि हमको पता है हम ये यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैकअप्स के लिए, है ना। ए पॉइंटर फाइल अगर कभी गलत बता दिया, उसने रॉन्ग हो गया, या डेटा इनकम्प्लीट लिखने में ही पहले से इनकम्प्लीट था, या वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हुआ, करप्ट डेटा था, तो देयर आर मेनी थिंग्स, क्योंकि वो श्योर नहीं कर रहा है ना। अगर हमने उसको रेड लेवल पे डालने से पहले ही इतनी सारी जो एरर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो फिर A failure of hard drives, RAID controller or a bug of software RAID code could result in the total data loss। मान लो कि हमने रेड लेवल पे उसको स्टोर कर रखा है, हार्डवेयर जो है वो ही लॉस्ट हो गया, या कोई सॉफ्टवेयर का बग उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो वहां रिजल्ट क्या होगा? डेटा लॉस, ठीक है। तो सोलरिस ZFS जो हम यूज करते हैं फाइल सिस्टम इनोवेटिव अप्रोच सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स थ्रू द चेकसम। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? सोलरिस ZFS फॉर चेकसम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज में देखो, हम ये एक प्रकार की यूजर स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज कह सकते हैं। कंप्यूटर ओरिएंटेड होती है यूजर प्रोग्राम के लिए, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हम करते हैं। ट्रेडिशनल वॉल्यूम एंड फाइल सिस्टम इस टाइप का होता है, जिसमें हम FS को यूज करते थे फाइल सिस्टम, लेकिन अब हम ZF पूल स्टोरेज यूज करते हैं, तो हम ZFS को ही रखेंगे। और यहाँ पर क्या होता था, हर के लिए अपना एक वॉल्यूम होता था, और इन सभी के लिए हम एक स्टोरेज पूल को यूज कर रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और टूडेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि हडूप फाइल सिस्टम या SAP हम यूज करते हैं। वे स्टोरेज ऑब्जेक्ट एंड मैनेज ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। हमको स्टोरेज को मैनेज भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। टिपिकली अकर्स ऑन कमोडिटी हार्डवेयर rather than रेड लेवल्स, ठीक है, रेड एरेज। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरली, तो हम इसमें क्या करते हैं? हार्डवेयर को नहीं, जबकि रेड लेवल एरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज हैज द एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। अनदर फीचर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट स्टोरेज का, कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है, खुद का डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अपने कंटेंट्स होते हैं। इसको हम कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को रिट्राइव कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट्स। नोट द सेट ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट सो दैट सिस्टम स्टोर्ड इन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यहाँ पर एरे है तो ऑब्वियसली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस, ठीक है। तो हमने रेड लेवल भी कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।